दोस्तों मान लीजिए कि आप एक मुड़ती हुई झील के किनारे खड़े हैं जिसका एक छोर यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है और दूसरा छोर यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होता है। झील के दोनों ही तरफ लोग खड़े हैं जिनको झील पार करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक वक्त पे एक ही इंसान ब्रिज को क्रॉस कर सकता है और जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे वो पहले ब्रिज को क्रॉस करेंगे और जिस तरफ कम लोग होंगे वो बाद में ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो अब यहाँ दो तरीके से ब्रिज बनाया जा सकता है, या तो आप इसे सीधा बना दो या फिर आप इसे तिरछा बना दो। दोनों में फर्क है कि सीधे ब्रिज के आसपास यहाँ पे भी 5 लोग हैं, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, तो इनमें से कोई भी ब्रिज को पार नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर लोग हैं और एक वक्त पे एक ही आदमी ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। वहीं इस तिरछे वाले ब्रिज में यहाँ 3 लोग खड़े हैं, यहाँ 8 लोग खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लोग पहले पार हो जाएंगे। तो ये जो सीधा ब्रिज है इसको आप कहोगे द बैलेंस ब्रिज और ये तिरछा ब्रिज है इसको आप कहोगे द अनबैलेंस ब्रिज। तो ऐसा ही एक बैलेंस ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में भी मौजूद है जिसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। 1830s में द इंग्लिश साइंटिस्ट और इन्वेंटर सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने यह ब्रिज बनाया था, जिसका ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा। इस सर्किट में जो बीच वाला हिस्सा है इसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पर करंट लोड से शुरू होता है, 2 पार्ट्स में बंटता है और फिर यहाँ पे निकल के इस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस ब्रिज को ऐसा क्यों बनाया गया? वो इसलिए जैसे कि इस ब्रिज के आसपास लोग बराबर पार्ट्स में बट गए थे, वैसे ही यहाँ पर जो रेजिस्टर्स है उनका जो रेशियो है वो बराबर पार्ट्स में बट जाता है, यानी कि R1/R2 इज इक्वल्स टू में R3/R4। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? वेल यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं। अगर आपके पास R1, R2, R3 की वैल्यू है और R4 की जगह आप मान लीजिए कि वायर का टुकड़ा जोड़ देते हैं, तो उस वायर के टुकड़े का प्रीसाइज रेजिस्टेंस आप इस कंडीशन से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे प्रीसाइज रेजिस्टेंस की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि बीच में गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाया गया है कि इस ब्रिज के अंदर थोड़ा सही लेकिन करंट जरूर गुजरेगा, तो उस अमाउंट को कम से कम रखेंगे हम लोग, तो इस वायर के टुकड़े का प्रीसाइज रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना कम करंट हम इसके अंदर रखेंगे उतनी ही प्रीसाइज वैल्यू निकल के आएगी इस वायर के रेजिस्टेंस की। तो अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के पीछे का लॉजिक तो समझ में आ गया। अब आपसे मैं कहूं कि इस कंडीशन को क्या आप प्रूफ कर सकते हो? तो बहुत ही आसान है, इसे किरचॉफ के लूप लॉ की मदद से प्रूफ किया जा सकता है। देखिए डायग्राम आपके सामने है। मान लीजिए कि लोड से आई करंट निकलता है और यहां तक आता है, फिर ये 2 हिस्सों में बंटता है। इस डायरेक्शन में तो जाएगा आपका I1 और इस डायरेक्शन में जाएगा आपका I2। अब चूंकि हमने ब्रिज ऐसे लगाया हुआ है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि ये जो VC और VD की वैल्यू है ये बराबर होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये I1 इस रास्ते से जाएगा B तक और ये I2 इस रास्ते से जाएगा B तक, दोनों मिलके I बन जाएंगे और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। अब यहाँ पर 2 लूप बन रहे हैं। पहला लूप बन रहा है लूप ACDA, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले हम लूप लॉ से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ से I1 जा रहा है और ये है R1, तो यहाँ R1 हो जाता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि A और C के बीच में। C से D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर है या 0 है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो यहाँ कोई करंट नहीं रहेगा, तो प्लस में 0। और अब इस D और A के बीच में जो पोटेंशियल होगा, आप देखिए करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ है और हमारे लूप की डायरेक्शन है यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी माइनस I2 R3 इज इक्वल्स टू में 0। तो I1 R1 माइनस I2 R3 इज इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हैं। तो I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R3 और I1/I2 इज इक्वल्स टू में R3/R1। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ R1 को इधर भेज दिया है। अब दूसरा लूप है CBDC। इस लूप में हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल लूप लॉ से। तो ये I1 R2 हो जाएगा C और B के बीच में, और B और D के बीच में क्या होगा I2 R4, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि I2 की वैल्यू ये है और हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा ये तो 0 होगा ही, इज इक्वल्स टू में 0। तो I1 R2 इज इक्वल्स टू में I2 R4 लिख सकते हैं। तो I1/I2 इज इक्वल्स टू में क्या होगा R4/R2। ये हो जाता है दूसरा रिलेशन। दोनों में LHS बराबर है, तो R3/R1 इज इक्वल्स टू में R4/R2। आपका काम कीजिए कि R1 को इधर ले जाइए और R4 को यहाँ ले आइए, तो R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके पीछे का लॉजिक और उसका प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका यूज मेनली हम लोग मटेरियल का रेजिस्टेंस जानने के लिए करते हैं। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कंफ्यूजन आता है या कोई सवाल आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।